नमस्कार पृथ्वीवासियों, यमराज का चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको एक ऐसे मेडिको लीगल केस के बारे में बताऊंगा जहां पे दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल को और उनके दो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स को मेडिकल नेग्लिजेंस का दोषी माना गया और उन्हें 25 लाख रुपए कंपनसेशन देने के लिए डायरेक्ट किया गया। ये केस आशा गोयल, जो कि मृतक महेंद्र कुमार की वाइफ है, उन्होंने फाइल किया था। नाउ आई विल टेल यू इन शॉर्ट अबाउट द कंप्लेंट फाइल्ड बाय द वाइफ ऑफ द डिसीज्ड। श्री महेंद्र कुमार को 12 जनवरी 2017 को किसी बीमारी की वजह से कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर एडमिट किया जाता है सीसीयू यूनिट 2 सफदरजंग हॉस्पिटल में, और विद द हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी कि सांस लेने में तकलीफ की बीमारी, एंड ऑल्सो कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उन आर्टरीज के अंदर प्रॉब्लम थी उनको। There he was diagnosed as a case of COPD, CAD with global left ventricle hypokinesia with ejection fraction of 15 to 20%. जनरली एक हेल्दी ह्यूमन का हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन 55 to 70% होता है। इजेक्शन फ्रैक्शन बताता है कि हार्ट कितना ब्लड पंप कर सकता है। उनकी वाइफ आशा गोयल का कहना था कि डॉक्टर्स ने एक भी मेडिकल टेस्ट नहीं करवाए जिनसे वो इस डायग्नोसिस पे आ सकें, और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले उसका डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी प्रॉपर टेस्ट के साथ। इंजेक्शन और ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट की स्थिति सुधरने लगी और पेशेंट ने प्रॉपर खाना लेना भी शुरू कर दिया था। तो इस टाइम पे कोई ऐसा इंजेक्शन या ऐसा ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं थी कि जिससे पेशेंट की जान जा सके, लेकिन डॉक्टर्स ने इंजेक्शन निर्विन देने का फैसला किया। लेकिन आरटीआई एक्ट के तहत मरीज के बेटे को दिए गए रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि डॉक्टर्स ने इंजेक्शन एल्ब्यूमिन दिया था पेशेंट को, वो करीब 2:50 पीएम पे 15 जनवरी को शाम को दिया गया, और उसके बाद वो करीब शाम को 5:15 पीएम तक कंटिन्यू रहा। लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड्स में ये भी शो करता है कि ठीक उसी समय करीब 3 बजे 15 जनवरी 2017 को इंजेक्शन निर्विन भी दिया गया, वो भी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट की फ़ोन की एडवाइस के बेसिस पे, जो सीनियर रेजिडेंट वहाँ पे काम पे था। उसने उसी टाइम पे इंजेक्शन निर्विन 10+200 मिलीलीटर एट 50 मिलीलीटर पर आवर्स के हिसाब से दिया। जब मरीज को ये दवाइयाँ दी गई तब उसकी पल्स रेट करीब 67 थी और उसका बीपी 110/78 मिलीमीटर ऑफ मरकरी था। फिर 15 जनवरी 2017 को शाम को करीब 5:15 में पेशेंट अचानक से अनकॉन्शियस हो गया, और वहाँ पे सीनियर रेजिडेंट जो मौजूद था उसने आनन फानन में बहुत सारे इंजेक्शन और मेडिसिन पेशेंट को दी। इस दौरान पेशेंट के बेटे ने कई बार एसआर को कहा कि वो अपने सीनियर को बुला ले, लेकिन किसी ने उसकी सुनवाई नहीं की और उसे वेंटिलेटर पे भी लगाया गया। उनको ऐसा लग रहा था कि पेशेंट बस एसआर की मेहरबानी पे पड़ा हुआ है। ये दोनों इंजेक्शन यानी कि इंजेक्शन निर्विन और इंजेक्शन एल्ब्यूमिन, ये देने से पहले ना तो पेशेंट की कंसेंट ली गई, ना उनके रिलेटिव्स की, ना तो ओरल कंसेंट ली गई, ना ही रिटर्न इन्फॉर्म्ड कंसेंट ली गई। और उसके बाद मरीज ने सुबह 3:48 पे 16 जनवरी 2017 को दम तोड़ दिया। जो कंप्लेनेंट थी आशा गोयल, उन्होंने और उनके बेटे ने 2 सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट से ओरल मेडिकल ओपिनियन लिया, जहां पे उन्होंने ये बताया कि इस पेशेंट की मौत मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से हुई है, क्योंकि ये जो दोनों इंजेक्शन हैं ये उन्हें एक साथ नहीं दिए जा सकते थे। ये एक साथ देने से उनकी मौत होना निश्चित थी। आरटीआई एक्ट के तहत दिए गए मेडिकल रिकॉर्ड से उन्हें यह भी पता चलता है कि डॉक्टर्स ने बीपी और पल्स रेट लिखते टाइम बहुत गड़बड़ी की है। कहीं पे पल्स 67 था और बीपी 100/78 थी, तो कहीं पे एकदम से बीपी 190/80 पहुंच गई थी। तो वो ये सोच रहे हैं कि बिना किसी मेडिकल इंटरवेंशन के बीपी ऊपर इतने नीचे कैसे हो सकती, वो भी कम टाइम के अंदर। तो इससे साफ जाहिर होता है कि डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट देते टाइम मेडिकल नेग्लिजेंस किया है और उन्होंने बिल्कुल गलत तरीके से और केयरलेस तरीके से काम किया है। श्री महेंद्र कुमार एक खुद की दुकान चलाते थे जो 10 से 12 हज़ार रुपये महीने का कमाते थे। उनकी मौत को पैसों से तोला नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी मौत की वजह से उनकी वाइफ, उनकी 3 मैरिड बेटियां और एक मैरिड बेटे के अंदर उनके फादर का साया उठ चुका है। तो इस वजह से कंप्लेनेंट ये चाहती है कि उन्हें कम से कम 35 लाख का मुआवजा दिया जाए। तो उसने साथ में होने वाले कानूनी खर्चे की भी मांग की है। Now I'm going to tell you about the joint written statement from the doctor side. डॉक्टर्स का कहना है कि जो कंप्लेनेंट ने केस फाइल किया है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है और पूरी तरह से झूठा है। डॉक्टर्स का कहना था कि मरीज बिल्कुल ही लापरवाह था और उसने पिछले 2 सालों से अपनी कोई सी भी मेडिकल एडवाइस को नहीं माना है। पेशेंट की बीमारी को बिल्कुल नज़रअंदाज किया है और मरीज ने पिछले 2 साल से कोई दवाई भी नहीं ली है। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स ने उसको टॉप प्रायोरिटी देके उनका ट्रीटमेंट जितनी अच्छी तरीके से हो सकते थे उतनी अच्छी तरीके से किया है।
डॉक्टर्स का कहना है कि पेशेंट की मौत वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया विथ हीमोडायनामिक कॉम्प्रोमाइज की वजह से हुई है, जो कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिस्फंक्शन का नॉन कॉम्प्लिकेशन है। सिंपल शब्दों में ये कहा जा सकता है कि पेशेंट की मौत नेचुरल प्रोसेस से हुई है, ना कि बिना किसी नेग्लिजेंस के। क्योंकि जिस बीमारी से पेशेंट जूझ रहा था या जिस बीमारी से पेशेंट सफ़र कर रहा था, उसके अंदर दिस इज़ अ नॉन कॉम्प्लिकेशन लाइक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, मतलब हार्ट की गति एकदम से तेज हो जाना, और हीमोडायनामिक कॉम्प्रोमाइज, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और उससे पेशेंट की डेथ हुई है। इसमें नेग्लिजेंस का कोई पार्ट नहीं है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। तो जो वहाँ पे हॉस्पिटल में उस टाइम सीनियर रेजिडेंट ऑन ड्यूटी डॉक्टर था, उसने पेशेंट की जान बचाने के लिए सारे कार्डियोपुल्मोनरी रिससिटेशन किया। जितने इंजेक्शन प्रोटोकॉल के हैं उस सारे इंजेक्शन उसी प्रोटोकॉल के हिसाब से दिए, लेकिन फिर भी पेशेंट को नहीं बचाया जा सका और पेशेंट की मौत हो गई। सफदरजंग के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स का ये भी कहना है पेशेंट पिछले 7 दिनों से निमोनिया से परेशान था और उसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, और जब उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तब उसे सरकारी हॉस्पिटल में यानी कि सफदरजंग हॉस्पिटल में लाके एडमिट कराया गया। तो डॉक्टर्स ये भी कहना चाहती है कि कंप्लेनेंट को बोला जाए कि पेशेंट के जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए। डॉक्टर्स ने ये भी बताया कि जब पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर लाया गया तब वो बहुत ही नाजुक कंडीशन में था। पिछले 16 दिनों से उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उसे नाक के यहाँ से खून भी निकल रहा था, जिसे मेडिकल टर्म में एपिस्टैक्सिस बोला जाता है। डॉक्टर्स ने कहा कि जब वो पूरा पिछले हॉस्पिटल में एडमिट था तब वहाँ पे उसकी सीटी चेस्ट हो चुकी थी, और जिस दिन वो यहाँ पे हॉस्पिटल में लाया गया उसी दिन उसका 2D इको कार्डियोग्राफी भी कर दिया गया था। जो पेशेंट का भाई साथ में आया था उसे पेशेंट की नाजुक स्थिति और उसकी बीमारी के बारे में बता दिया गया था, और ये भी बता दिया गया था कि पेशेंट की कंडीशन सीरियस है और उसकी कभी भी जान जा सकती है। It was diagnosed as a case of left ventricular failure due to dilated cardiomyopathy with moderate mitral regurgitation, moderate tricuspid regurgitation, left ventricular ejection fraction of 15% with COPD, HRCT, and HRCT chest findings were suggestive of severely damaged lungs. पेशेंट का हार्ट एकदम 1/6 कैपेसिटी पे काम कर रहा था। बड़े से बड़े कार्डियक सेंटर में भी इसका ट्रीटमेंट अगर किया जाता तो भी पेशेंट की जान बचने की उम्मीदें बहुत कम थी। लेकिन पेशेंट का जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो पेशेंट ने अपना इम्प्रूवमेंट शो किया और उसने खाना भी अच्छे से लेना शुरू कर दिया था। वहाँ के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने डिसीजन लिया कि पेशेंट को इंजेक्शन निर्मिन देना चाहिए ताकि उसकी हेल्थ बूस्टअप हो सके। इंजेक्शन निर्मिन के अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि पेशेंट के टिश्यू डैमेज के रिपेयर को हेल्प करते हैं, उनको इम्प्रूव करते हैं। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर ये इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था, तो डॉक्टर्स ने ये डिसाइड किया कि इंजेक्शन निर्मिन की जगह इंजेक्शन एल्ब्यूमिन, जो कि बर्न्स एंड प्लास्टिक पार्ट के अंदर अवेलेबल था, वहां से लाके उसे इंजेक्शन एल्ब्यूमिन दिया जाए, और मरीज को उसके रिस्क और बेनिफिट्स के बारे में भी बता दिया गया था। लेकिन इंजेक्शन एल्ब्यूमिन शुरू करने के थोड़ी देर बाद ही पेशेंट ने एकदम से अनकॉन्शियस हो गया और रात को 3:48 में पेशेंट ने दम तोड़ दिया। सीनियर डॉक्टर ड्यूटी पे था, वो रेगुलरली फोन के थ्रू अपने सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट से कांटेक्ट में था, और डॉक्टर्स ने ये भी बताया था कि बीपी और पल्स रेट ये समय समय पे बदलते रहते हैं। तो ये जो उनके एलिगेशंस हैं कि डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट देते टाइम सही से बीपी और पल्स रिकॉर्ड नहीं किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। कंप्लेंट के साथ कंप्लेनेंट ने ये एप्लीकेशन भी दी कि डॉक्टर्स को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाने के लिए बोला जाए, क्योंकि उन्हें डर था कि डॉक्टर्स जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें गड़बड़ कर देंगे। 29 जनवरी 2018 को डॉक्टर्स जब कमीशन के सामने प्रेजेंट हुए तो उन्हें अपने स्टेटमेंट के साथ और ओरिजिनल रिकॉर्ड के साथ अगली डेट यानी कि 7 मार्च 2018 को प्रेजेंट होने के लिए बोला गया। 7 मार्च 2018 को जब डॉक्टर्स कमीशन के सामने गए तो उन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा, क्योंकि डॉक्टर्स ओरिजिनल रिकॉर्ड्स को ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो कमीशन ने डॉक्टर्स को 2 हफ्ते का टाइम दिया और कोर्ट को 23 मार्च 2018 तक अगली डेट तक एडजर्न कर दिया। डॉक्टर्स ने अगली तारीख पे रिटर्न स्टेटमेंट के साथ डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी सबमिट की, और उन्होंने ये भी बोला कि जैसे ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो वो भी सबमिट कर देंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं किए। कंप्लेनेंट का ये मानना है कि उनका डर बिल्कुल सही था। तो कमीशन ने कहा कि एक बात गौर करने लायक है, अगर डॉक्टर्स को ओरिजिनल रिकॉर्ड्स नहीं मिले तो उन्होंने फ़ोटोकॉपी कैसे की, और अगर उन्होंने ओरिजिनल रिकॉर्ड्स में अगर गड़बड़ की या टैंपर किया ओरिजिनल रिकॉर्ड्स को, तो इसलिए वो डॉक्टर्स ओरिजिनल रिकॉर्ड छुपाना चाहते हैं, इसलिए वो कमीशन के सामने ओरिजिनल रिकॉर्ड्स पेश नहीं कर रहे हैं। कमीशन ने ये नोटिस किया कि फ़ोटोकॉपीज़ को देखने के बाद ये पता चला है कि डॉक्टर ने रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ की है।
कमीशन ने नोट किया कि जहाँ पे 110/70 ब्लड प्रेशर लिखा गया है वहाँ पे ओवर राइटिंग है। एक्चुअली में ओरिजिनल ब्लड प्रेशर 190 या कुछ और होगा जिसके ऊपर ओवर राइट करके 110 लिख दिया गया है, और जहाँ पे 100/78 लिखा है वहाँ पे वो उसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि जैसे ओवर राइटिंग की गई हो, 1 को 2 बना दिया गया हो। कमीशन ने ये भी नोट किया कि डॉक्टर्स को मैं पहले इंजेक्शन निर्मिन देने का बोला, लेकिन बाद में इंजेक्शन एल्ब्यूमिन लगा दिया। लेकिन जो डॉक्यूमेंट है, जो मेडिकल रिकॉर्ड्स है, उसके अंदर इंजेक्शन एल्ब्यूमिन का कहीं पे भी मेंशन नहीं है। और अगर इन्होंने इंजेक्शन एल्ब्यूमिन लगाया है तो उन्हें वो चीज़ डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन करनी चाहिए थी। और जो स्टेट्स कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन है वो इस बात से भी शॉक थी कि सफदरजंग जैसे हॉस्पिटल के अंदर इंजेक्शन निर्मिन अवेलेबल नहीं है, और अगर इंजेक्शन निर्मिन अवेलेबल नहीं था तो सफदरजंग हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया उसको प्रोक्योर करने के लिए। और अगर उनके पास प्रोक्योर नहीं किया जा सकता था तो वो पेशेंट को बोल सकते थे या उनके रिलेटिव को बोल सकते थे कि वो बाहर से लाया जाए, और उन्होंने या फिर उनको रिलेटिव को बताना चाहिए था कि इंजेक्शन निर्मिन अवेलेबल नहीं है तो हम इंजेक्शन एल्ब्यूमिन दे रहे हैं। इसके लिए उन्हें रिटर्न इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी चाहिए थी, पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक भी ऐसी रिटर्न इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं है जिससे उन्होंने पता चले कि उन्होंने इंजेक्शन निर्मिन की जगह इंजेक्शन एल्ब्यूमिन दिया था। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए स्टेट्स कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने 14 मई 2019 को सफदरजंग हॉस्पिटल और बाकी 2 अदर्स डॉक्टर्स को ये कंपनसेशन 25 लाख रुपए कंपनसेशन कंप्लेनेंट को देने के लिए कहा, और जो कानूनी खर्चा हुआ है उसके लिए उन्हें 50,000 रुपये भी देने पड़ेंगे। तो जो डॉक्टर्स थे वो स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के फैसले से नाराज़ थे, और उन्होंने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के अंदर इन पॉइंट्स के ऊपर केस को अपील की है। पॉइंट नंबर 1, डॉक्टर्स का कहना है कि स्टेट कमीशन गलत तरीके से मेडिकल नेग्लिजेंस के फैसले पे पहुंचा है, क्योंकि स्टेट कमीशन ने किसी एक्सपर्ट डॉक्टर्स की राय नहीं ली कि डॉक्टर्स ने जो ट्रीटमेंट दिया है वो गलत दिया है। पॉइंट नंबर 2, पेशेंट की जो प्रीवियस हिस्ट्री थी जहाँ पे वो एडमिट था प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो कमीशन के सामने पेश नहीं की गई, जिससे पता चल सके कि पेशेंट की तबीयत कितनी सीरियस थी। 12 अप्रैल 2024 को नेशनल कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट कमीशन के डिसीजन को अपहेल्ड किया और सफदरजंग के 2 कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स और सफदरजंग हॉस्पिटल को कंप्लेनेंट को 25 लाख रुपए कंपनसेशन देने के लिए बोला, ऑन द बेसिस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल ड्रग इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, wrong line of treatment and deficiency of service leading to death of the patient। इस केस में जो डॉक्टर्स है वो 3 सबक ले सकते हैं। सबसे पहला है इशू ऑफ इम्प्लाइड कंसेंट वर्सेस इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो इसमें इस केस में ये नोटिस किया गया कि इवन डॉक्टर्स ने उनको वर्बली बताया होगा कि ये ट्रीटमेंट है, हमारे पास ये इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, निर्मिन अवेलेबल नहीं है और हम एल्ब्यूमिन दे रहे हैं, लेकिन अगर वो रिटर्न में कंसेंट नहीं लिया तो ये डॉक्टर्स की गलती है, क्योंकि उन्होंने रिटर्न में कंसेंट नहीं लिया, और नहीं बताया तो भी डॉक्टर्स की गलती है। तो अगर वो बता रहे हैं कि ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो डॉक्टर्स को रिटर्न इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है इशू ऑफ स्टैंडर्ड केयर। अगर हॉस्पिटल के अंदर कोई ड्रग्स अवेलेबल नहीं है या कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है या कोई इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है कि उसको अवेलेबल करवाए। तो इस केस से ये भी पता चलता है कि अगर कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, अगर कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी होती है वो अवेलेबल कराना, और नहीं है तो दैट इज़ देयर लायबिलिटी। तो इसी वजह से उनके ऊपर केस किया जा सकता है और वो हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट या इंचार्ज भी मेडिकल नेग्लिजेंस के दोषी माने जाएंगे। जो तीसरा गौर करने वाली बात है वो है कि मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स। जब कमीशन ने डॉक्टर्स को बोला कि मेडिकल रिकॉर्ड्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाए जाएं तो वो असमर्थ थे, वो ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो जनरली ये डॉक्टर्स की गलती में आता है, क्योंकि अगर 72 घंटे के अंदर अगर पेशेंट या पेशेंट के रिलेटिव या कोई लीगल अथॉरिटीज़ पेपर मांगती है, ओरिजिनल मेडिकल रिकॉर्ड्स मांगती है, तो डॉक्टर्स को 72 घंटे के अंदर वो प्रोवाइड करवाना ज़रूरी है, और वो नहीं करवाते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। लास्ट पॉइंट ये है कि मेडिकल रिकॉर्ड का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रॉपर मेंटेनेंस इज़ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे कमेंट में बता सकते हैं या मेरा कॉन्टैक्ट ले सकते हैं। आई होप आपको मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस के बारे में समझ में आया और क्या क्या ध्यान रखना है ताकि आपके ऊपर कोई मेडिकल नेग्लिजेंस का केस ना हो जाए, और पेशेंट भी क्या क्या ध्यान रख सकते हैं
अगर कोई डॉक्टर गलती करता है तो वो कैसे कंज्यूमर फोरम्स के अंदर जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, और लॉयर्स भी क्या क्या ध्यान रख सकते हैं कि क्या डिफेंस लॉयर्स को क्या क्या पता होना चाहिए। तो यू कैन कंसल्ट मी रिगार्डिंग मेडिको लीगल कंसल्टेंसी। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू। आई होप आपको अच्छा लगा हो।